नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। किसान एक ऐसा नाम जिसका सीधा संबंध खुद उसके जीवन से नहीं बल्कि सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहावत भी है कि भूखे भजन न होय गोपाला। किसानी अनाज से लेकर वस्त्र और तमाम चीजों से जुड़ी हुई है। जो हमें अन्न उपलब्ध करवाता है वही बदहाल है। सरकार उसकी हालत सुधारने को लेकर तमाम दावे जरूर करती है, मगर इस बार दावे हकीकत से थोड़े दूर नजर आते हैं। बिहार की बात समझिए। एक तो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार जो किसानों के हित के काम के लिए अक्सर दावे करती है। केंद्र सरकार यूरिया को अक्सर अपना पीठ भी थपथपाती है यूरिया के मामले में, और कुछ सालों तक स्थिति भी ऐसी सुखद रही। लेकिन अब कुछ जगहों पर यूरिया को लेकर किसान बेहद परेशान है। दूसरी समस्याएं तो अपनी जगह और भी हैं। आप सरकारी कागजों को पढ़ेंगे तो किसानों के लिए योजनाओं की दर्जनों योजनाएं मिलेंगी और भरमार मिलेगी। किसान से मिलेंगे तो आपको उनके आंसू पोंछने पड़ेंगे। बड़ा सवाल, यह आखिर अंतर क्यों? समय शिखर में हम अपने खास मेहमानों के साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले यूरिया से जुड़े किसानों की परेशानी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। यूरिया की किल्लत से एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसान तो परेशान थे ही, अब एनडीए शासित राज्य बिहार के किसान भी यूरिया की कमी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। यूरिया का नीम कोटिंग होने के बाद किसानों को समस्या से निजात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बिहार में समस्या अभी भी बरकरार है। किसान दुगने दाम पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। पटना जिले के किसानों के लिए 42,423 टन यूरिया उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 24,434 टन यूरिया ही उपलब्ध कराया गया। लक्ष्य से 17,988 टन यूरिया कम केंद्रों से उपलब्ध कराया गया। नतीजन यूरिया का खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग जारी है और किसान दुगने दाम पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्या जाते हैं यूरिया लाने तो क्या सब दिक्कत हो रहा है? कहता है आधार कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ करता है। बिहार को यूरिया उपलब्ध कराने वाली सभी कंपनियों ने लक्ष्य से कम यूरिया उपलब्ध कराया है, जिसके कारण ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम हो रहा है, लेकिन कृषि मंत्री मानने को तैयार नहीं है। पंक्तिबद्ध होकर के लोग खाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी जिलों को आवंटन के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से यूरिया खाद आपूर्ति कराई जा रही है। कोई कमी नहीं यूरिया की है? कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने आवंटन से अधिक बिहार को खाद मुहैया कराने का काम किया है। रैक की सुविधा भी मिल गई है और बड़े पैमाने पर हम खादों का आपूर्ति कर रहे हैं। उधर विपक्ष ने सरकार पर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग कराने का आरोप लगाते हुए हमला शुरू कर दिया है। सबसे पहले बिहार में घपलाबाजों की सरकार है, जो स्थिति बना के रखी हुई है। किसानों का बद से बदतर हाल हो गया है। आप देखे होंगे, पहले ही प्रधानमंत्री जी का था, माननीय रामविलास जी का था, जो नीम कोटेड यूरिया हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे, कालाबाजारी से छुटकारा होगा। लेकिन कहाँ कालाबाजारी से छुटकारा हो रहा है? बिस्कोमान कैसे 265 रुपए में यूरिया बेच रही है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन बिस्कोमान के केंद्रों में लगी भीड़ उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। राज्य के किसानों को जागृत किया कि यूरिया का असली मूल्य 266 रुपया 50 पैसा है। जो आप 400 में, 450 में, कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि आप 500 में भी यूरिया खरीद रहे हैं। यह यूरिया का मूल्य नहीं है। और यूरिया का दाम क्यों बढ़ता है, ये तो सरकार को सोचना है। और यूरिया क्यों नहीं उचित दाम पर मिलता है, ये भी सोचना काम सरकार का है। उधर गंभीर होती यूरिया की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्य सचिव को समस्या से निपटने का जिम्मा सौंपा है। समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। अब हम आपको कुछ एक जगह की तस्वीर से रूबरू कराते हैं, आप खुद समझ लेंगे। समस्तीपुर की बात करें तो वहां यूरिया खाद की भारी किल्लत देखी जा रही है। यहां किसानों के जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया खेती ही है। बुआई के बाद जब खेत में उर्वरक यूरिया के छिड़काव के लिए ये किसान यूरिया खरीदने गए तो उन्हें पहले तो 4 से 5 दिनों का इंतजार करने को कहा गया। फिर यह कहा गया कि यूरिया दुकान में उपलब्ध नहीं है। जो थोड़ा बहुत यूरिया इन किसानों को उपलब्ध होता है वो भी आधार कार्ड पर हो पाता है। इन किसानों के लिए वो पर्याप्त नहीं है। कुछ दुकान ऐसे भी हैं जो यूरिया की कालाबाजारी करते हैं, लेकिन इनके दर निर्धारित दर से कहीं ज्यादा होती है। इसकी वजह से किसान
पशुपेश की स्थिति में हैं। किसान अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें समय पर सही कीमत और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए। यूरिया नहीं मिलता। चाहते हैं तो क्या कहता है? कहता है कि नहीं है। और क्या सब कहता है? बोलता है कि मिलता है ये, नहीं तो हम देंगे कहाँ से लाकर। तो हम लोग को यूरिया का समस्या आया तो यूरिया लाने के लिए जाते हैं तो कहता आधार कार्ड दो तो फलना दो, उसके बाद भी एक बोरा से ज्यादा नहीं देंगे। एक बोरा में जैसे ये क्या कहता है कि एक तो कोनो पाउडर है, वो कहता है कि लीजिएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग क्या करें, हम लोग बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में भी किसान परेशान हैं। यूरिया की किल्लत के कारण इन किसानों को फसल की नुकसान होने का डर भी सता रहा है। सवाल यह है कि फसल का नुकसान होगा तो फिर किसान क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे और वो खाएंगे भी क्या। यूरिया के लिए हम लोग घूम रहे, त्रस्त हो रहे, जिला में, प्रखंड में, सब जगह घूम रहे, कहीं भी यूरिया नहीं मिल रहा है। अब रबी फसल में गेहूं में यूरिया नहीं मिलेगा, समय पर पानी नहीं मिलेगा, हम लोग किसान दोनों जगह से मार खा रहे हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण इसमें और अनेक तरह की बीमारियां पकड़ रही है। गेहूं साफ सूखे तौर पर जा रही है। हम लोग क्या करें, किसान है तो अपनी किस्मत पर रोएंगे ही। नालंदा भी लिए चलते हैं, वहां के किसानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बाढ़ और सुखाड़ से बचने के बाद व्यवस्था की मार किसानों की कमर तोड़ देती है। किसानों का आरोप है कि चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां वायदों की बरसात तो करती हैं, लेकिन इसके बाद उन पर किसी का ध्यान नहीं होता। उनके मुनाफे में बिचौलिए सेंध मार ले जाते हैं और ये अब भी जारी है। आज तक कोई सरकार ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बिचौलिया इसमें खा जाते हैं और जो मालिक है जमीन का उसके पास उसको जो प्रॉफिट होता है, जैसे कोई बाढ़ आ गया तो उसमें चला जाता है। किसान मतलब खेती छोड़ने के पक्ष में है, हम खुद छोड़ देने के पक्ष में है। इसमें से कोई फायदा नहीं है और समझिए कि जर जमीन बेच बाच करके इसमें लगाना पड़ता है। 10-15 साल से करीब। और भी कई जगहों से हमने रिपोर्ट मंगवाई है। पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के युवा नेता हैं, निखिल आनंद प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। आनंद मुखिया, आप किसान नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जी, हम पहले आपसे ही समझें, क्योंकि किसान बिरादरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और फिर अन्नदाता यदि कतार में है और परेशानी को झेल रहा है, तब जबकि सरकार के पास ऐसी तमाम योजनाएं हैं और खासकर यूरिया को लेकर तो जो दावे होते रहे और बीते वर्षों में संभवतः वो दावे सच्चे भी निकले, लेकिन अब का क्या हाल है और क्यों परेशान है किसान? नहीं, बात वैसी रही है। बीते वर्षों में भी दिक्कत नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बातें हुई हैं जी। जैसे यूरिया का जो वजन है वो 5 किलो कम कर दिया गया और उसका दाम भी लगभग यथावत रखा गया। और चूंकि ये चुनावी वर्ष है इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है। पिछले वर्षों में भी हम लोगों को दिक्कत होती रही है और यूरिया का सुनिश्चित आपूर्ति हम लोगों को नहीं हुआ है। कुछ अधिक दाम पर जो यूरिया मिलता है तो सीजन में हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अभी स्थिति ये बन गई है कि यूरिया बाजार में लगभग नहीं मिल रही है और सुबह से लेके शाम तक आदमी कतार में खड़ा रहता है और तब भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुसीबत ये है कि जब ये कहा गया कि पॉस मशीन से यूरिया की आपूर्ति होगी और इसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत हुए कि चलिए ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा और पॉस मशीन से मिलेगा, इसका हिसाब किताब रखा जाएगा। ये माने एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको पूरे वर्ष स्टोर किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार कोटा जो है सरकार का आवंटन कम मिलता है, रैक उपलब्ध नहीं होता है। ये तमाम बातें जो हैं से रबी फसल में जब यूरिया देने की बात आती है तो तमाम तरह की दिक्कत किसानों के सामने जो रोना होता है और ये बिचौलिए इसमें मुख्य भूमिका रहते हैं। हमको ये लगता है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है कि किसानों को समय पर उपलब्ध हो। चूंकि हमने जो रिकॉर्ड उत्पादन देश को दिया, सरकार उसको खरीद नहीं पा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले कई वर्षों से सरकार बिहार में गेहूं नहीं खरीद रही है। सरकार का बफर स्टॉक भरा हुआ है।
जो मार्केट प्राइस है वो काफी नीचे चला गया है। तो इसमें हम समझते हैं कि यही एक शायद कारण हो सकता है कि किसानों को यदि समय से खाद नहीं उपलब्ध कराया जाए, किसानों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाए, तो जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हमारे जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, वे अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे। ये तमाम तरह की जो बात है, चूंकि जो पॉलिसी बन रहा है, बिहार में भी कई रोड मैप बने हैं जो करोड़ों रुपया किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए खर्च किए हैं, उसका सीधा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं आज जो स्थिति बन गई है बिहार में एग्रीकल्चर का ग्रोथ, आप पता कीजिए कि पॉजिटिव में नहीं है। भले आंकड़ों का खेल में हम दिखा दें, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी को भी मिला दें तो ये ग्रोथ पॉजिटिव में नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों, किस तरह की बात हम सोच रहे हैं कि किसानों के हम भलाई की बात करते हैं, किसानों के आर्थिक उन्नति की बात करते हैं और समय पर वो जो इनपुट है वो भी हम उपलब्ध नहीं कराते हैं। दाम से अधिक भी किसानों को यूरिया का पे करना पड़े तो हम पे कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि यूरिया मिल ही नहीं रही है। यूरिया की अनुपलब्धता एक बड़ा कारण है और स्थिति तब है जब अभी बारिश नहीं हुई है। हजारों टन लक्ष्य से दूर है यूरिया का उपलब्ध हो पाना। डॉक्टर संजय कुमार, आपका विश्लेषक मन क्या कहता है तब, जबकि सरकार के दावे खासकर यूरिया को लेकर लगातार होते रहे हैं, लेकिन जब हकीकत से रूबरू आप होने जा रहे हैं तो थोड़ी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है और कालाबाजारी जिसको रोकने की बात बार बार सरकार कहती रही और पीठ थपथपाती रही और ऐसा लगता भी रहा, लेकिन उसमें भी दिक्कतें रही। क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक बात है कि जो हकीकत है उस हकीकत को स्वीकार करना होगा। नीम कोटेड यूरिया निश्चित रूप से किसानों के लिए बेहतर एक विकल्प था, क्योंकि उससे पेस्टिसाइड भी मिल रहा था और यूरिया का जो जनरली जो परसेप्शन था लोगों के मन में कि जो इसका कालाबाजारी होता है वो खास करके शराब बनाने के लिए फर्मेंटेशन में कर दिया जाता है या जानवरों को खिला दिया जाता था, चूंकि डायरेक्ट उससे रूमिनेंट्स को नाइट्रोजन मिल जाता था। लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में कहा गया कि नीम कोटेड यूरिया जब देंगे तो स्वाभाविक रूप से इसकी कालाबाजारी रुकेगी और किसानों को यूरिया मिल पाएगा। लेकिन जो दिक्कत आई वो दिक्कत ये आई कि जिन फर्टिलाइजर कंपनियों को आप एक तरह से उनको आप भेजते हैं कि हमें इतना रिक्वायरमेंट है, अब जैसे बिहार में 12 लाख टन का रिक्वायरमेंट है, खास करके रबी फसल के लिए 7.5 लाख टन यूरिया का रिक्वायरमेंट होता है, 3 लाख टन डीएपी का रिक्वायरमेंट होता है, तो 7.5 लाख टन में 5.5 लाख टन ही बिहार को मुहैया हो पाया। तो आप 42 लाख हेक्टेयर में आप रबी की फसल करते हैं, किसान की खरीफ की फसल बहुत अच्छी नहीं रही, वर्षा की वजह से उनकी कमर टूटी है, वर्षा हुई ही नहीं और उसकी वजह से उसकी उत्पादकता भी घटेगी। दूसरी तरफ ये रबी फसल की शुरुआत हुई है, ऐसे भी नमी कम है मिट्टी में, जो कम से कम रबी के लिए जो 1 मीटर में जो 100 ml होना चाहिए था पानी वो 70 ml है, कहीं कहीं तो दक्षिण बिहार में तो 50 ml है। तो एक तो किसान नमी की मार से झेल रहा है कि जिस गेहूं को पहले वो 4 ये में सिंचाई में वो उपजा लेता, अब कम से कम उसको 6 बार सिंचाई करनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही वो पहला पटवन वो देता है गेहूं को और उसी समय यूरिया की जरूरत पड़ती है और वो यूरिया की किल्लत पड़ जाती है किसान को। जिस समय बीज की जरूरत थी आप बीज नहीं मुहैया करा पाते हैं, बाजार से वो बीज लेना पड़ता है। ठीक है, बाद में बीज आया लेकिन उस समय नहीं हुआ। दूसरी तरफ कि जिस समय यूरिया की अभी पहली सिंचाई में ही यूरिया की जरूरत है और इस तरह के हाहाकार मच गया या इस तरह की चीजें को हम लोग को डिबेट में शामिल करना पड़ रहा है, तो अभी तो गेहूं को और भी जब तक उसमें दाने निकलेंगे या दलहन को लेकर के या और में भी और जरूरत पड़ेगी। तो है क्या कि जब तक आप इसको उपलब्ध नहीं कराएंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं, ये जो कह रहे हैं कृषि मंत्री कि कोई किल्लत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई किल्लत नहीं थी तो ये दिसंबर के महीने में 1096 दुकानदारों की छापेमारी क्यों हुई, 28 दुकानदारों का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ, कई दुकानदारों को अवैध और होर्डिंग करते हुए क्यों पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के प्रति थोड़ा संवेदनशील होना होगा और जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, एक तो कि ऐसे ही क्लाइमेट चेंजेस से बिहार को ये फेस कर रहा है। मैं समझ गया सर, 3 राज्य मैं आपका स्पीड अप करूंगा संजय जी, तीसरा राज्य बिहार। बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं। अब विनोद शर्मा जी, कांग्रेस की क्या राय बनती है इस मामले पर? किसान को लेकर आपकी पार्टी भी बहुत डुगडुगी बजाती रहती है।
देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा सजग रही है, किसानों को लेकर किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र या राज्य में, पूरी तरह से उदासीन है किसानों के प्रति, और किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चला रही है कि किसानों को समय पर खाद मिले, बीज मिले या कोई भी उनकी सुविधा मिले। और यहां तक कि कांग्रेस शासन काल में जो सब्सिडियां दी गई थी उसको भी कम कर दी गई कृषि उपकरणों पर। और निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ा किल्लत हो गया है यूरिया का, इसमें दो राय नहीं है। मंत्री जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन सामने प्रमाण स्पष्ट है। और प्रधानमंत्री जब पहले भी दौरे पर आए, पहले भी आए थे, उन्होंने कहा कि सिंदरी कारखाना हम चालू करेंगे, दूसरा कारखाना भी खोलेंगे खाद का। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड, बिहार और बंगाल में अभी कारखाना नहीं खोल पाए, जो था वो भी बंद है, जिसके कारण एक किल्लत हो रहा है। और यहां पर ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम हो रही है, सरकार के नाक के नीचे हो रही है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। संजय जी ने स्पष्ट अभी कहा कि छापामारी फिर क्यों हो रही है? अगर नहीं हो रही कालाबाजारी तो छापामारी क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट है कि छापामारी का मतलब है कि खुलेआम यहां पर 500 रुपए में बेचे जा रहे हैं जो 250 के समान है। और निश्चित रूप से यहां सरकार को सजग होना होगा, आत्मशक्ति जगानी होगी उनको, किसानों के प्रति हमदर्द बनना होगा, क्योंकि सब तरह से किसान ही झेलते हैं सारी समस्याओं को, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या जो भी। पूरी राजनीति के केंद्र में तो किसान ही किसान है, पर किसान किसी के केंद्र में भी है, ठीक से क्या? हाल में ही आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन का दाम कितना कम गया, वो सड़कों पर बिक देते हैं नहीं बिकता है तो निश्चित रूप से कब तक बर्दाश्त करेंगे किसान? और इसलिए सब जो मैं जवाब दे दूं सरकार से भी, भारत सरकार, सत्ताधारी पार्टी से भी चलाया अभियान किसानों का, निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार भी सारे कर्ज किसानों के जो ऋण है वो माफ करे। ठीक सर, वो तो बात का इशू है। पहले तो हम कालाबाजारी पर जरा सोच लें, समझ लें और यूरिया को जरा करीब से महसूस कर लें। निखिल आनंद जी, दरअसल क्या है कि हम सच से दूर तो जा सकते हैं, पर सच के परिणाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कतारों में अन्नदाता यदि खड़े हैं और उसके बाद निराशा हाथ लगती है तो कहीं न कहीं उस पर साफगोई की आवश्यकता है। क्या लगता है सरकार को और आपकी पार्टी को? संजय जी, देखिए, सरकार संवेदनशील है और किसानों की समस्याओं से वाकिफ भी है और उनके बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्र की सरकार की नीतियों की चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा, आप एक बड़ी समस्या को लेकर के ये डिबेट कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, ये खुद उनका कंसर्न है इसको लेकर के। और खुद संजय जी ने, जिसकी चर्चा मैं भी करने वाला था, जिस तरीके से होर्डिंग को लेकर के छापेमारी की गई, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए, गिरफ्तारियां हुई, तो एक तरह से ये जो यूरिया की किल्लत अभी हुई है तत्काल बाजार में, ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल प्रतीत होता है। और इसको लेकर के सरकार तो आर्टिफिशियल नहीं है ना, सकते हैं वो कर रही है सर। और देखिए, किसान तो आर्टिफिशियल नहीं है ना, समस्याओं पर राजनीति के हम भी खिलाफ हैं सर। ये जो कतार आपको दिख रही होगी सामने स्क्रीन पे, और रबी की क्या फसल वो आर्टिफिशियल क्राइसिस है? उपजे, इसका हमारा कंसर्न है। देखिए, बाजार में यूरिया है, लेकिन जो होर्डर्स हैं और जिस तरह से हाल के दिनों में, जो दिसंबर में लगातार सरकार ने प्रयास किया, प्रशासन ने छापेमारी की, तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कुछ कालाबाजारियों की वजह से इस तरह की किल्लत की स्थिति अचानक उत्पन्न हुई। सर, थोड़ी बहुत कालाबाजारी होती ना तो पिछले थोड़ी बहुत तस्वीर आती, हर जगह परेशानी है, थोड़ी बहुत दिक्कत और कालाबाजारी हर जगह प्रमुखता से छाया हुआ है। जैसी स्थिति क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, पहले नहीं थी। इस बार मुझे लग रहा है कि चुनाव नजदीक है और इस कारण कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी भी नजर आती है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तत्पर है और मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और अधिकारी जो भी इस मामले में दोषी होगी उसकी जांच की जाएगी और इसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसान भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सर, का वर्षा जब किसी सुखाने, अभी उनको रबी की फसल का समय है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, काला बाजार से खरीद के लाते हैं ये लोग यूरिया। 266 रुपये कीमत यदि है और उसको यदि 450-500 में खरीद के बेचारे ला रहे हैं, तो सर सवाल तो सिस्टम से ही होगा ना। आखिर उनको फसल का तो अपना एक समय होता है, उसी समय उसे बोना होता है,
तभी जाकर आप अनाज उगाते हैं बाद में। तो दिक्कत आज हो रही है तो समाधान भी तो आज ही चाहिए था ना। जी, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ज्यादा पैसे में यूरिया बेची जा रही है, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हमें भी कष्ट है और सरकार चिंतित है। इसीलिए सरकार लगातार, और इस पे देखिएगा कि आने वाले हम तो उस कतार को देखकर चिंतित हो रहे हैं जब सरकार यूरिया को लेकर इतना कुछ कहती रही और यूरिया बाजार में फिर से मिलने लगेगा। ठीक सर, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। एक और तस्वीर हम मोतिहारी की दिखाते हैं आपको, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोतिहारी में किसान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। किसान कभी प्रकृति की मार झेलते हैं तो कभी सरकारी मशीनरी से धोखा मिलता है। मोतिहारी के किसानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इस साल भी सूखे की मार झेल चुके यहां के किसान निराशा में डूबे हुए हैं। पानी देने वाला सरकारी पंप खराब है और सस्ते दर पर खाद मिलना भी मुहाल हो गया है। टाइम से नहीं खाद मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, जो ब्लैक मिल रहा है। यूरिया भी मिल रहा है 400 रुपये बोरा, 350 रुपये, वो भी आधार कार्ड ले जाने पर मिल रहा है। सब ब्लैक हो रहा है। हर किसान को पानी मिलना चाहिए, तो पानी मिलेगा तब ना। नाला है नहीं है, नाला जो भी है जो वो भस गया है ना। कि खाद हम लोगों को ब्लैक मिल रहा है, ब्लैक से खरीद करके हम लोग खेती कर रहे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। हम लोग को दो थोड़ी दिक्कतें है। स्टेट बोरिंग है, यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो पानी नहीं मिल रहा है, उसके बाद में हम लोग खाद भी नहीं दे पा रहे हैं। और खाद नहीं देंगे, खाद तो मिल नहीं रहा है। पैक्स वाला लोग हम लोग जा रहे हैं तो पैक्स वाला दे नहीं रहा है खाद, और खाद भी नहीं मिल रहा है। पैक्स से तो जा रहे हैं लोकल से खरीदने, तो 400 450 रुपये बोरा खरीदेंगे तो हम लोग का क्या होगा। ब्लैक से मिल रहा है 400 450 रुपये बोरा खरीद रहे हैं, और पानी का सुविधा खाद भी नहीं छीटा जा रहा है। अब यही तो परेशानी है, जिस परेशानी को सरकार एड्रेस तो कर रही है, पर उसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा कुछ कर दिया है, बस थोड़ी बहुत परेशानी है। आनंद मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि बिहार का कोई ऐसा इलाका जहां ये तस्वीर ना हो? ये पूरे बिहार की यही स्थिति है और सारे किसान इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और एक तरह से वो इन परिस्थितियों को जूझते हुए और किसी प्रकार मुश्किल से खेती कर रहे हैं। अभी जिस सिंचाई की बात हो रही थी, कई मामला हाईकोर्ट में चल रहा है जिसमें हाईकोर्ट का डंडा सरकार पर है। लगभग 75% से अधिक जो राजकीय नलकूप हैं वो बंद हैं। बार बार सरकार समय लेती है, लेकिन पिछले लगभग 15-20 वर्षों से मैंने यह देखा है कि जो भी सार्वजनिक सिंचाई की प्रणाली है, चाहे वो सोन नहर का सिस्टम हो, चाहे राजकीय नलकूप हो, वो पूरी तरह बिहार में फ्लॉप कर चुका है और इच्छा शक्ति भी नहीं लगती है। और इसमें सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ सरकार दोषी है। राजनीति में जितने भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों का यह मंसूबा है कि वो ठीक नहीं हो। वरना क्या कारण है कि जब उन लोगों को अपनी सुविधाओं की बात आती है तो चंद मिनटों में ही वो सारे कार्यक्रम पास हो जाते हैं, विधेयक पास हो जाते हैं, उनके वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं। और जब किसानों की बात आती है तो 2-2, 3-3 रोड मैप बने, उसका कार्यान्वयन हुआ, लेकिन कभी कोई समीक्षा नहीं हुई कि आखिर किसानों को उसका क्या फायदा मिला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं। आर्थिक उन्नति हुई, हम आपसे सहमत हैं। बार किसानों की हम आपको कृषि रोड मैप के बारे में विस्तार से दर्शकों को बता दें, बढ़ कहां रही है। सरकार आनंद जी से जवाब ले लेंगे। बिहार में 3 कृषि रोड मैप चल रहे हैं। 10 साल की बात करें तो 2-2 रोड मैप बने। हैरानी की बात तो ये कि खेत लहलाए लेकिन किसान नहीं खिलखिला उठे। पिछले 2 कृषि रोड मैप में अनाज, फल, सब्जी के साथ ही दूध, मांस, मछली और अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। बिहार कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन कृषि के किसी सेक्टर में इस हिसाब से ये लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं लगे? कोल्ड स्टोरेज की योजनाएं क्यों दम तोड़ रही हैं? बिहार में सबसे अधिक मीठा जल स्रोत है, फिर भी मछली उत्पादन पर बिहार आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों पर क्यों निर्भर है?
बगीचा बचाओ अभियान के बाद भी पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ? खेतों के लिए सिंचाई को लेकर बिहार क्यों नाकाम रहा अब तक? ये सारे वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है सरकार से, सिस्टम से, जबकि रोड मैप तो कई बने। अब तीसरे रोड मैप में, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, तीसरे रोड मैप में जैविक खेती में उम्मीद जताई गई है, लेकिन यहां भी सवाल गहरे हैं। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली का अलग फीडर लगाना था, नलकूपों का जीर्णोद्धार और नहर प्रणाली को दुरुस्त करना था माफी चाहूंगा, लेकिन ये कागजों में ही सिमटा रहा। तीसरे रोड मैप में जैविक खेती पर जोर के कारण गंगा किनारे के गांवों को जैविक खेती से जोड़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय मार्ग के दोनों किनारे के गांवों को चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से जैविक गांव घोषित करना है। इन गांवों को तमाम सुविधाएं देनी भी है। डीजल के बजाय बिजली चालित पंप सेट पर जोर है, पर सवाल यह वही है और बड़ा सवाल है कि सरकार इसको लेकर कितना लक्ष्य हासिल कर पाती है और योजनाएं कागज से निकलकर धरातल पर कितनी आ सकती है। ये सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हैं अब तक। निखिल आनंद जी, इसका जवाब दीजिए और संतुष्ट कीजिए आप। जी एक बार फिर से दोहराए के। ये जो हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग्स, आंकड़े, जो 3-3 कृषि रोड मैप सरकार लाई, लेकिन वो ज्यादातर कागजों पर ही है, धरातल पर नहीं उतर सकी, ऐसा क्यों? देखिए, ये जिस तरीके से 3 कृषि रोड मैप नीतीश सरकार ने, एनडीए की सरकार का नेतृत्व करते हुए 2005 के बाद जी, इसके द्वारा ये लगातार प्रयास हुआ है कि जो एग्रीकल्चर, जो पूरी तरह से बिहार का कोलैप्स हो गया था, और एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट आप देखें तो 2.3 के आसपास 90 के दशक में रहा, और उससे ज्यादा -16 निगेटिव ग्रोथ रेट हो गया था एक दौर में, जो 90 से लेकर 2005 के दौर में। और उसके बाद ये पूरा रिवाइवल का फेज इतना डिफिकल्ट है कि अगर ग्रोथ रेट आप 10, 15, 20 भी ले जाएं, तब आने वाले 2 दशकों में बिहार की कृषि पटरी पर आएगी। सर, मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल कर लूं। हो गया, देखिए क्या है ना, और सिस्टम पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स कर गया था। निखिल जी, हाल के दिनों में सरकार ने जो पुनरुद्धार का जो प्रयास किया है वो काफी कमेंडेबल है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि उसमें भी कई कोशिशें और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ी चूक दिखाई देती है कि जो हमारी सरकार की जो प्रोग्राम पॉलिसीज हैं उसको और बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को जो हमारी नीतियां हैं वो जमीनी धरातल पर निखिल आनंद जी, आप मेरा सवाल सुनेंगे क्या? बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सके। देखिए, केंद्र की सरकार ने जो निखिल आनंद जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप सवाल सुनेंगे? नीम कोटेड यूरिया की योजना, कृषि बीमा योजना जो लागू किया, ये किसानों के जो बैकबोन है उसको मजबूत करने का प्रयास है, और जमीनी धरातल पर किसानों के जीवन में बेहतरी लाया जाए, इसका भी एक प्रयास है। 2022 तक उनकी आय दुगनी हो, इसका भी प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन नीतियों को जमीनी धरातल पर सक्सेसफुल हो तो ये एक जरूरी है, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से कृषि रोड मैप को जमीनी निखिल आनंद जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आप रुकेंगे क्या? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। हो जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं जमीनी धरातल पर, प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों की थोड़ी चूक दिखाई देती है। निखिल जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, छोटा सा सवाल है। किसानों के मसले पर सुन तो लीजिए चाहिए, मैं भी खुल के विभाग की से बात कर रहा हूं। सर, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी पहुंच रही है ना? मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए आप कि किसान को चाहिए पानी, किसान को चाहिए बिजली, किसान को चाहिए खाद, 3 बुनियादी चीजें हैं, और इस 3 बुनियादी चीजों को मुहैया कराने में यदि अब तक की व्यवस्था फेल है, या यूं कहें कि बहुत थोड़ा पहुंचा पाई है,
तो पीठ थपथपाने का अधिकार है क्या किसी को भी? देखिए, मैं तो जब बातें कर रहा हूं तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं कि सरकार ने प्रयास किया है और बेहतर प्रयास होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कृषि हमारे पॉलिसी मेकिंग में कोर वैल्यू सिस्टम में होना चाहिए, वो 70 सालों में पूरी तरह से जैसे जैसे डेटोरिएट कर गया कृषि पर हमारी आर्थिक निर्भरता। ठीक है, मैं समझ गया, आपका जवाब समझ गया सर। हम किसानों को अपनी अर्थव्यवस्था का रीढ़ तो मानते रहे, हाँ, लेकिन जी मैं समझ गया, आपका जवाब समझ गया सर। विनोद शर्मा जी, आपको लगता है कि उनको मैं समझ गया निखिल जी, मुहैया कराने में बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है मुझे, मैं आपको रोक रहा हूं। अब जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार तत्पर है, राज्य सरकार तत्पर है, आपकी तत्परता ये है कि 75% नलकूप नहीं लगे हैं। आपकी तत्परता ये है कि हजारों टन यूरिया अवेलेबल नहीं है। लक्ष्य से हम काफी दूर हैं, किसान परेशान हैं। तत्परता तो है, लेकिन उस तत्परता में जो तत्परता होनी चाहिए सिस्टम की, वो नहीं दिख रही है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठता है, क्रियान्वयन पर सवाल है। बहुत सारे रोड मैप आए हैं जो बहुत स्वागत योग्य भी है, लेकिन जब इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है धरातल पर, तो परेशानी तो वही की वही रह गई ना सर। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर और सक्सेसफुली पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, तो कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे ना, सत्ता में आप ही हैं, 3rd टर्म चल रहा है नीतीश जी का बिहार में। मैं इत्तेफाक रखता हूं जी। खैर, विनोद शर्मा जी, क्या इसमें आप कहेंगे कि राजनीति बहुत हो गई, अब वाकई जेन्युइनली सोचने की आवश्यकता है किसान को लेकर? काफी बेहतर स्थिति हुई है और बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन सीधे सीधे मैं रोक रहा हूं निखिल जी, मैं समझ गया, आपको रोक रहा हूं। जो रिवाइवल का काम हुआ है सर, मैं आपको रोक रहा दौरान, उसको इन टोटो रिजेक्ट कर देना, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, जो है स्थिति हम उससे आपको अवगत करा रहे हैं। विनोद शर्मा जी का रिएक्शन ले लेते हैं, जरा आपके बगल में ही है, कांग्रेस है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए विनोद जी। देखिए, सच्चाई है कि आनंद माधव जी निखिल आनंद जी ले जा रहे हैं 15 साल पीछे, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि 15 साल पीछे बहुत बातें आई गई, बहुत लंबा समय गुजर गया, अभी भी कहने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई है कि यूरिया की किल्लत है और राज्य सरकार कितनी सजग है कि वेबसाइट पर हमने गया खोला, देखा कि क्या इसकी स्थिति है, वो स्थिति भी नहीं डाला हुआ है, डाउनलोड नहीं किया हुआ है उसमें वेबसाइट पर राज्य सरकार ने इधर 16-17 का, कि क्या इनका स्टॉक है या क्या नहीं है। तो ये कितनी सजग है आप समझ सकते हैं, सजगता इनकी। और निश्चित रूप से जब नीतीश जी ने अच्छा काम किया था तो हम लोगों ने कहा था कि निश्चित रूप से और कामों में सुधार हुआ है, लेकिन अब गिरावट नहीं बता रहे हैं कि कितना गिरावट हो गया। 15 में जो शुरू हुआ था अच्छा जरूर हुआ था 5 के बाद, लेकिन अब उससे 4 गुना गिरावट की ओर जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कृषि से लेकर सारा रोड मैप एक माने कागजी केवल रह गया है। और कोई सच्चाई है कि किसानों के लिए काम नहीं राज्य सरकार कर रही है और उसके योजनाओं में कटौती कर रही है, उसको तरह तरह से परेशान कर रही है। इसमें राजनीति नहीं हो रही है, इसमें दो राय नहीं है, होनी चाहिए। क्योंकि किसान हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति किसान है और कहीं न कहीं से किसान के परिवार से आता है, तो किसानों के लिए हर पार्टी को चिंता है। और राज्य सरकार चूंकि सत्ता में 15 साल से है, केंद्र में इनकी सरकार है और किसी मंत्री को पता नहीं कि यहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, और वो होते हुए भी या तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है जानबूझकर चुनाव लड़ने के लिए, ये बात तो निश्चित रूप से इसके जांच का विषय है। और होता इस पर अगर नहीं होता तो क्यों हो रहा है? इससे लंबा कार्रवाई नहीं, वो दिखा रहा है, दिखा रहा है और 2-4 पर हो गए, बाकी लोगों के लाइसेंस हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? सरकार को इस बात, अच्छा, हर राजनीतिक आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता है निखिल जी, कोई बात नहीं। इसके बड़े लोग जो है, सरकार है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, ब्लैक मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने कार्रवाई भी की। हम इससे डिनाई नहीं करते हैं। कालाबाजारी हो रही है, बदस्तूर जारी है, सरकार बैठ के जरूर कर रही है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगी है। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान को सही समय पर पानी नहीं मिल रहा है, नलकूप 75% खराब है, बिजली दुरुस्त नहीं है, नहीं मिल पा रहा है किसानों को सही तरीके से, वो एक सवाल है। डॉक्टर संजय कुमार, बुनियादी चीजों को लेकर क्या आपका विश्लेषण कहता है? नहीं, देखिए, इसमें राजनीति की बहुत गुंजाइश नहीं है, थोड़ा उचित भी नहीं है साहब, कब तक करेंगे राजनीति? सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन की बात करनी है। मैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा था जी। जैसे एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर 7.5 लाख टन
यूरिया की जरूरत है बिहार को। जो बिहार सरकार के अपने आंकड़े हैं कि हम 42 लाख हेक्टेयर भूमि में ये करेंगे, रबी की फसल करेंगे, जिसमें 23 लाख हेक्टेयर में ये गेहूं करेंगे, 11.5 लाख हेक्टेयर में दलहन करेंगे, और इसी तरह से मक्का 5 लाख हेक्टेयर में और ये तिलहन करेंगे। तो 2 लाख टन, हजार में नहीं, 2 लाख टन यूरिया की आपूर्ति इनकी कम है, जो ये बता रहे हैं। भाई जिनसे भी आप एग्रीमेंट करते हैं, जिन फर्टिलाइजर कंपनियों से, तो आप तो एक डाटा देते होंगे कि हमारे राज्य के किसान इतने लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए इतना यूरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार का कुछ, जैसे डीएपी, तो डीएपी की अगर कमी नहीं हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि नहीं कमी हो रही है। अगर जिंक की कमी नहीं हो रही है तो कह रहे हैं कि जिंक की कमी नहीं हो रही है, वो किसानों को मिल रही है। हाँ, एक दूसरी बात, अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि 3-3 कृषि रोड मैप में इन्होंने कुछ नहीं पाया। अगर 2-2 कृषि कर्मण पुरस्कार इनको मिला, मक्का और गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन करके बिहार ने दिखाया। ठीक है, उसके बाजार मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन करके इसी बिहार की मिट्टी ने दिखाया। जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है, वो चैलेंजिंग टास्क की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा, और वो चैलेंजिंग टास्क है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बिहार और बिहार की खेती प्रभावित हो रही है। सब कुछ हम लोग सरकार के मत्थे न छोड़ें। जो 3 राज्य इस देश के सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित है, उसमें एक बिहार भी है। और स्थिति यह है कि अभी गेहूं का सीजन है, कम से कम जो उसका क्ले सॉइल है उसमें 70 ml नमी होनी चाहिए थी, वो नमी आकर के घट करके 100 होनी चाहिए थी, वो घट के 70 हो गया जी। दक्षिण बिहार में 100 में 50 पर आ गया है। तो भाई जब बारिश ही नहीं होगी, जब उसको रिचार्ज ही नहीं करेगा मिट्टी को, तो आप हैंडपंप से या पंपिंग सेट से या नलकूप से कहां से पानी खींच करके खेतों को डालेंगे। तो जो अल्टरनेटिव व्यवस्था थी सरकार की, जो इजराइल से इन लोगों ने ट्रेनिंग लेकर के यहां के किसान आए थे, स्प्रिंकल मेथड से और कैसे हम ड्रॉप मेथड से खेतों की सिंचाई करेंगे, ये अभी बिहार में फंक्शनल नहीं हुआ है। ये बिहार सरकार के लिए चैलेंजिंग विषय है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, फरवरी और मार्च के महीने में जिस समय गेहूं में दाने आते हैं, मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दे रहा हूं, उस समय टेम्परेचर जो होना चाहिए था, वो टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 22। उस समय टेम्परेचर बढ़ के चला जा रहा है 25 डिग्री से ऊपर, और ये गेहूं के दाने जो हैं वो प्री मैच्योर्ड उसमें दाने आ जा रहे हैं, चूंकि तापमान ज्यादा होने की वजह से स्थिति हो रही है कि 1 हेक्टेयर में 4 क्विंटल गेहूं का कम उत्पादन हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें समाज की भी भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है, और जो तीसरी बात कि अभी भी देश का मात्र 35% हिस्सा ही इरिगेटेड है, जो खेती योग्य है। ऐसा नहीं है कि उसमें बिहार कोई अलग है। तो कैसे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, कैसे क्लाइमेट चेंज से किसानों को बचाया जाए, कैसे किसानों को समय पर बीज मिल जाए, और भी कई विषय हैं, जो अनुदान, सब्सिडी। अब सोच लीजिए कि जिस समय अब सर हम आपको मुआवजे की ओर लिए चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपको रोक रहा हूं और कुछ मुआवजे पर भी रोशनी डाल लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार के सूखाग्रस्त किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की, अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता था। सिर्फ जागरूकता की इतनी कमी है कि किसानों की इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। इस बार बिहार में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई। 24 जिलों के 275 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर जैसे कई जिले हैं जो सूखाग्रस्त घोषित किए गए। हम आपको खरीफ सीजन का उदाहरण दें तो 15 नवंबर तक पंजीयन कराना था। बिहार में जिनके पास अपनी जमीन है, ऐसे किसान करीब 1,61,00,000 है। गौर कीजिएगा अब इस पर। इनमें से 11,50,528 किसानों ने ही निबंधन के लिए आवेदन दिया। यह किसानों की आबादी का मुश्किल से 10% है, जबकि डीजल अनुदान के लिए 19,38,207 किसानों ने निबंधन कराया है। इसमें भी साफ है कि किसानों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। यानी जो सब्सिडी और मुआवजे की बात है उसमें भी हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि 1,36,00,000 की जगह यदि 11 लाख लोगों ने ही सिर्फ निबंधन करा पाए, वो क्योंकि ऑनलाइन था सिस्टम, ऑनलाइन ही होना था, तो जाहिर है हमारे किसान इतने जागरूक इस मामले में नहीं है कि वो ऑनलाइन सब कर दें। तो एक दूसरी व्यवस्था नहीं दी गई थी। एक
इस पर जरा हम जरूर जानना चाहेंगे। आनंद मुखिया जी, क्या क्या परेशानी आप लोगों को हुई है मुआवजे को लेकर जो किसान निबंधन नहीं करा पाए? देखिए, काफी परेशानी है क्योंकि पूरे बिहार में जो ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है, हमारे जैसा पढ़ा लिखा हुआ किसान जब किसी केंद्र से जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उसके यहाँ जब हम लोग कई बार अप्रोच करते हैं तो कभी वो साइट नहीं खुलता है, कभी उसका आईडी काम नहीं करता है। मतलब इतनी तरह की परेशानी है, लोगों को जानकारी नहीं है। लोग हमारे कम पढ़े लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खेती करते हैं, आप मान के चलिए कि 90% से अधिक लोग हैं जो ऑनलाइन समझते भी नहीं है ना कि हमें दिख रहा है ना 10% ही अवेयर कर पाए, यानी 90% को मालूम ही नहीं भेजना है, आपको मालूम ही नहीं है। और दूसरे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं है और जो एक दो इंटरनेट ढाबा या इंटरनेट के जो दुकान खुले हुए हैं वो लोग भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारा साइट है वो खुल नहीं पाता है। पता नहीं सरकार का ये कौन सा खेल है, क्योंकि जब भी लोग सरवाइव करने का कोशिश करता है, जब दूसरी हरित क्रांति की बात आती है तब कुछ न कुछ बात को उसी तरह से टर्न किया जाता है। जैसे कृषि यांत्रिकरण की बात हुई, हमारे जैसा किसान पिछले 1 वर्ष से दौड़ रहा है। जब मोटर के सब्सिडी के लिए मैंने जिले के कृषि पदाधिकारी के पास कई बार चक्कर लगाया लेकिन वो आज तक नहीं मिल सका और थक हार के हम छोड़ के बैठ गए। तो बाकी किसानों की भी यही स्थिति है क्योंकि ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं है। जवाब लेता हूं, तमाम तरह के कागज उसमें मांगे जाते हैं, वो कागज हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जो अफसरशाही है और जिस तरह से बिचौलिए वहां हावी हैं, तो चाहे डीजल सब्सिडी की बात हो, चाहे कृषि यांत्रिकरण में सुविधा लेने की बात हो या किसान निबंधन की बात हो, अब तो उसमें इतना स्टेप आ गया है कि उसका सत्यापन कराना है। जो कोऑपरेटिव अफसर हैं इनके, जो एग्रीकल्चर अफसर हैं इनके, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं, इनके सत्यापन में इतना समय लगता है कि जो करा लिया है उसको भी फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक सर, बाकी लोगों को तो आपको रोक रहा हूं, परेशानी है कि वो अपना खेती और पशुपालन मैं आपको रोक रहा हूं सर, केंद्रों पर दौड़ता है तो उसका काम कैसे चलेगा जी। तो यही कारण है रोक रहा हूं सर। लोग निखिल जी ये जानते भी नहीं है, मैं निखिल जी जानते हैं तो करवा नहीं पा रहे हैं। और सवाल है, जवाब तो लेने दीजिए, क्योंकि ये जो रोड मैप है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो रोड मैप है आम किसान इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक कह रहे हैं, किसान तो जानते हैं कि ये एक सरकार का लूट मैप है। अभी जो जैविक कॉरिडोर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, किसानों के नाम पर फिर वो पैसे की लूट होगी। आप समझ लीजिए निखिल जी, क्या है ना, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, अकाउंट में सीधे चला जाता है सब्सिडी, मुआवजे की बात होती है, लेकिन हम जब कोई योजना लाते हैं तो हमें व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखकर ही उस पर उसके सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। जहां जिस देश में, जिस राज्य में हम लिटरेसी मिशन से आगे निकल नहीं पाए हैं, एजुकेशन मिशन नहीं हमारा बन पाया है, उस राज्य में हम ऑनलाइन सिस्टम के भरोसे किसान का निबंधन छोड़ दिए। नतीजा आपके सामने है, सरकार के पास सरप्लस फंड है लेकिन वो दे किसको और किसान ले कैसे, इसको एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो सर वही कहते हैं ना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन कमरे के अंदर में पूरा अंधेरा है, जाए तो जाए कहां लोग। देखिए, सरकार ने सबसे बड़ी बात एक कोशिश की है कि बीच में जो बिचौलिए के माध्यम से जो पैसे का इधर उधर हो जाता था वो सीधा किसानों तक पहुंचे, इसका एक प्रयास था। लेकिन जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है वो हम लोग भी गांव घर से आते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट है कि किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हुई है और उसके चलते कई लोग वंचित भी रहे होंगे, कहीं नहीं 90% नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बेनिफिट्स स्कीम है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर फेरबदल की जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसानों को उनका लाभ, उचित लाभ सीधा मिले, पूरा मिले, इसकी ही एक कोशिश है। इसमें थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत है और ये सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी और इसमें बदलाव की भी गुंजाइश है जो होगी। और सरकार, एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। किसानों के मसले को लेकर के जिस तरीके से कृषि रोड मैप के माध्यम से, जिस तरीके से एक पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के रिवाइवल की कोशिश की गई है वो काफी बेहतर है और उसके कई लाभ भी हुए हैं।
और हम आने वाले समय में इस तरह के जो प्रैक्टिकल लैकुनाज है इसको दूर करके हम कोई बेहतर और मॉडलिटीज तैयार करेंगे। लेकिन हमने पहले भी कहा कि पॉलिसी प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है और उन तक भी यह संदेश पहुंचे कि उन लोगों को, किसान भाइयों को और जमीनी धरातल पर जो जड़ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको अगर मदद करे, उनके बीच जाए। सिर्फ ये ड्राइंग रूम में ब्यूरोक्रेसी नहीं चल सकती है, उन तक पहुंचे तो ये और इफेक्टिव तरीके से। जरा आप अलग से सरकार को समझा दीजिएगा सर, आप ही की पार्टी के मंत्री हैं प्रेम कुमार जी, एक बात जो कृषि मंत्रालय को देख रहे हैं, और उनको जरा सलाह दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो इस बात को उठा रहे हैं जिससे आपने सहमति जताई है। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर गौर कर रही होगी। देखिए, सरकार के पास ये बात जैसे ही पहुंची तो जिस तरह से होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये यूरिया की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सब बातों पर भी सरकार ने बिचौलिया व्यवस्था, कालाबाजारी और जो लेन देन इधर उधर होता था, किसानों को पूरा बेनिफिट पहुंचाने की एक कोशिश थी, ऑनलाइन व्यवस्था, उनके खाते में पूरा पैसा जाए। लेकिन उसमें तकनीकी जो दिक्कत है, निबंधन ऑफलाइन कर देते हैं और खाता का नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि आपके खाते में जाने चला जाएगा। सिंपल से रॉकेट साइंस थोड़ी है सर, हर बात में हम लोग हर चीज को इतना कठिन क्यों बना देते हैं। आप उससे एक लिखा लेते हैं, आप जो तरीका होता है हार्ड कॉपी पे, उससे आप उसमें निबंधन करवा लेते। पुराने एक्सपीरियंस इस तरह के बेनिफिट्स पहुंचाने के बहुत ही बुरे रहे। किसी भी तरह की योजना हो, ठीक सर, योजना हो, किसान बीमा योजना हो, सर देखिए डीजल अनुदान 90% लोगों को नहीं मिला है। जो हाल पिछले इतनी अच्छी योजना थी फिर भी नहीं मिला, तो आप पर सवाल है। खैर, एक और फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम चर्चा को लास्ट सेगमेंट की ओर ले चलेंगे। दरअसल बारिश पर आधारित फसल क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 6800 रुपए और सिंचाई पर आधारित क्षेत्रों के किसानों को 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी का प्रावधान रखा गया। विधानमंडल में इनपुट सब्सिडी के लिए 1450 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी रखा गया था, लेकिन यह भी तय किया गया कि इनपुट सब्सिडी अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार तयशुदा अवधि तक लगभग 16,02,000 किसानों ने आवेदन किया है। सब्सिडी को लेकर कुछ तकनीकियां जरूरी तो हैं, लेकिन इसके पैमाने को समझने और समझाने की मुश्किलें भी सामने आती हैं। जैसे अगर खेत में दरार हो या उपज में 33% की कमी हो या फसल सूख गई हो तो ही किसानों को सब्सिडी मिलेगी। बिहार के कृषि मंत्री कहते हैं कि इनपुट सब्सिडी से सिंचाई पर हुए खर्च की वसूली हो पाएगी, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार केवल मन बहलाने के लिए इनपुट सब्सिडी का झुनझुना पकड़ा रही है। अब ये एक अलग से सामने आ रहा है, अलग से वो सच्चाई सामने आ रही है। भाई बताइए आनंद मुखिया जी, इनपुट सब्सिडी को लेकर भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है क्या? बिल्कुल परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसे अन्य योजनाओं का हालत है वैसे ही इसमें भी है। पहली बात तो उसमें यह है कि जो सूखाग्रस्त घोषित किया गया है उसी में काफी भेदभाव किया गया है जी। आप सोच सकते हैं कि आपके बगल में जो प्रखंड है वो पूरी तरह सूखाग्रस्त घोषित हो गया और कुछ जो प्रखंड हैं वो बच गए, क्योंकि वहां से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इनके पदाधिकारी फील्ड में जाके बनाते नहीं है, वो ये अपने कार्यालय में बैठ के बनाते हैं और उसके आधार पर सरकार घोषित करती है। जब पिछली सरकार के एक माननीय मुख्यमंत्री जब फील्ड में गए थे और रिपोर्ट का जब मुआयना किए और वहां सरजमीन पर जब स्थिति देखे तो कृषि विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात हुई, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि निश्चित रूप से ये कार्रवाई नहीं हो गई, ये सिर्फ हम लोगों के दिखावे के लिए ये बात की जा रही है। तो अब चूंकि बात यूरिया से आगे बढ़ के कई जगहों पर चल गई है, तो आप देख लीजिए आज क्या स्थिति है। 45 बरस और 50 बरस पहले किसानों का जमीन ले लिया गया, आज तक उनको एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां हजारों एकड़ राजधानी के बगल में जमीन लिया गया और आज तक जब पूरे देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू है, किसान सड़कों पर हैं, किसान कोर्ट में भी हैं, सरकार लाखों रुपया खर्च करके अच्छे अच्छे वकील किसानों से केस लड़ने के लिए ला रही है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और इसी बिहार में बीटा के लिए अलग से एक कानून बना कि 1894 के ब्रिटिश कानून से हम उनको मुआवजा देंगे, लेकिन फिर भी वो भी नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति यह है कि किसानों के नाम पर जो सब्सिडी है ये सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति होती है, चाहे वो जैविक कॉरिडोर के नाम पर लूट हो। अभी आपने कहा कि लूट मैप कहना ठीक नहीं है।
आपके लिए ये कहना ठीक नहीं होगा, हम उसको झेल रहे हैं ना। 90 में मैंने गन्ना दिया है, आज तक उसका पैसा बकाया है सरकार के। और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रूट का है या लॉटरी का है, बिहार फर्क तो सरकार को पड़ना है सर। आप नहीं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमारे वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रेलिया से 1700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन, लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग एडिशनल वहन की सरकार ने, लेकिन आज भी 1735 रुपये का गेहूं का रेट है, फिर भी सरकार नहीं खरीदती है। बाजार की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, हमारे लिए जो प्रबंध किए जाते हैं करोड़ों रुपया का, ये तो सिर्फ एक दिखावा रहता है। किसानों के पास कितना पैसा पहुंचता है जो खेती करते हैं, चाहे वे रैयती किसान हो चाहे गैर रैयती किसान हो। स्थिति यह है कि इनपुट सब्सिडी के नाम पर जो भी दिया जाता है वो कभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले वर्ष से इस वर्ष तक, अभी आप यूरिया की बात कर रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की भी बात कीजिए जिसका 1.5 गुना दाम बढ़ चुका है। पिछले वर्ष से इस वर्ष उसका 1.5 गुना, चाहे डीएपी का दाम हो, एनपीके का दाम हो, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटास का दाम हो, वो 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन इसकी बात नहीं हुई। यूरिया का जो पैकेट है वो 50 किलो से बहुत धीरे से 45 किलो कर दिया गया। इस पर भी बात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसानों के साथ हम सीरीज में करेंगे सर, किसानों को लेकर आज शुरुआत की है, आप देखते रहिएगा। हम तक उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि सरकार ये कर रही है, जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मैं आपको रोक रहा हूं आनंद जी, एक और फैक्ट के बाद हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट लेंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 1995 से 2015 तक, मतलब 4 साल पहले की बात है, देश के 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या की। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देना काफी जरूरी है। अगर हम राज्यों की सूची देखें तो एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न और विभिन्न सूचकांकों पर बेहतर प्रदर्शनकारी राज्यों में किसान आत्महत्या की शिकायत सबसे ज्यादा रही है। कर्ज माफी के बावजूद 2018 में महाराष्ट्र में प्रतिदिन 7 किसानों की आत्महत्या अफसोसजनक थी। हिमाचल में भी 2013-14 में 554 और 644 किसानों की खुदकुशी की खबर है। सुखद है कि बिहार से किसानों की खुदकुशी की खबर नहीं है। 2-1 जरूर ऐसी घटनाएं घटी थी बीते वर्षों में कभी, लेकिन किसानों की हालत बहुत अच्छी भी नहीं कही जा सकती, ये उतना ही सच है। सरकार को अन्नदाताओं की सुध लेनी ही होगी। विनोद शर्मा जी, आप क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि निश्चित रूप से किसानों की स्थिति बदहाल है। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो पूरा जीवन देते हैं खाना खिला के, वही बदहाल हो रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकारें कोई आवे, उनका पहला फर्ज होता है कि किसानों को सशक्त बनावे, मजबूत बनावे और उनको सारी समस्याओं से मुक्त करावे, तभी देश प्रशस्त होगा। देश जो आज विकास की बात हो रही है, जब तक किसान हमारे मजबूत नहीं होंगे, देश की प्रगति नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि 80% लोग हमारे आज भी कृषि में विश्वास करते हैं, किसान है। समय की पाबंदी है सर, मैं आपको रोक रहा हूं। विनोद जी, सरकार में सोचने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका, बहुत धन्यवाद आपका, आज जो बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। लेकिन कतार में जब अन्नदाता को देखा जाता है ना, तो वाकई लगता है उनके साथ अब तक सिर्फ राजनीति ही हो रही है। और जब राजनीति अन्नदाताओं के साथ होती है तो राजनीति को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जब किसान सड़क पर उतरेंगे और अन्न उगाना छोड़ देंगे तो देश का क्या होगा और राज्य कहां जाएगा। सोचिएगा जरूर, जितनी सारी योजनाएं उनके लिए लाई गई हैं, यदि ईमानदारी से और सही तरीके से उन किसानों तक पहुंच जाती है योजनाएं, तो विश्वास मानिए खेत लहला रहे होते और किसानों की जिंदगी चहक रही होती, मुस्कुरा रही होती। लेकिन सच आपके सामने है और हम भी समझते हैं कि आप सब कुछ देख सुनकर विश्लेषण करके नतीजे पर पहुंचते हैं। नमस्कार।